अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग्स यूज फॉर पार्किंसंस डिजीज। आज की आउटलाइन में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आज हमने मेजर ड्रग लीवोडोपा डिस्कस करनी है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और ड्रग्स भी हैं जैसे कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं, जैसा कि एट्रोपिन, बेंस्ट्रोपिन एक्सेट्रा। वो भी इस डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकती हैं, क्योंकि हम उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके यूजेस, एडीआरस हम वहाँ डिस्कस कर चुके हैं, तो हम उसको रिपीटेडली डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम फोकस करेंगे लीवोडोपा पे, ठीक है, या फिर पार्किंसंस डिजीज़ पे। तो सबसे पहले ये कि पार्किंसंस डिजीज़ बेसिकली हमारा सीएनएस डिसऑर्डर है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हमारे ब्रेन का डिसऑर्डर है। अब इसको न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो न्यूरो रिप्रेजेंट न्यूरॉन्स और न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिटेल डिस्कस किया है न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। मैंने आपको डिफरेंशिएट भी करवाया था हार्मोन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स का। इसके अलावा लोकल मीडिएटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स की सिग्नलिंग में हेल्पफुल होते हैं, इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जो कि एंड रिजल्ट हमें जो एक्सपेक्टेड रिएक्शन चाहिए होता है वो करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल सिग्नलिंग्स होती हैं। जैसा कि हम कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में हम पढ़ के आ चुके हैं एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन भी हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर था। हमने उसकी सिंथेसिस देखी, स्टोरेज देखी, इसके अलावा उसकी एक्टिविटी देखी कि नॉर्मली भी एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी में होता है, लेकिन वो किस तरह से एक्ट कर रहा होता है। लेकिन जब हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो हमें वो बाहर से एक्सोजीनसली उसको एडमिनिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, ये हमने देखा था कि ड्यूरिंग सर्जरी हम इसको कर सकते हैं, या फिर मुख्तलिफ एक्सीडेंटल सिचुएशंस में कर सकते हैं यूज़। ठीक है, इसके अलावा कोलिनर्जिक एंटेगोनिस्ट देखे थे, एट्रोपिन, बेंस्ट्रोपिन एक्सेट्रा। उसका फिर रेलिवेंट फंक्शन था कि जो हमारा सिस्टम है अगर वो ज़्यादा ही इनहिबिटेड हो गया है, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट के केस में अगर हार्ट बीट प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो हम एट्रोपिन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन जो था वो बेसिकली हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर था। इसी तरह एड्रेनर्जिक सिस्टम में हमने एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन को देखा था, जो कि हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स थे, और वो किस तरह एक्ट कर रहे थे, किस तरह हार्ट बीट को रिवाइव कर रहे थे, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो इसी तरह इसमें जो पार्किंसंस डिजीज़ है, इसमें कौन से न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या वो इनहिबिट होते हैं, क्या वो ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं, और उसके लिए फिर कौन सी ड्रग्स यूज़ होती हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, जो सीएनएस डिसऑर्डर्स हैं बेसिकली उसमें क्या क्या आ सकता है। पार्किंसंस डिजीज आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा शिजोफ्रीनिया आ सकता है, पैनिक डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या वो इनहिबिट होते हैं या क्या वो ओवर स्टिमुलेटेड होते हैं, ये हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो जो हमारा सर्कल ऑफ अटेंशन है आज वो बेसिकली पार्किंसंस डिजीज है। उसी की ही हमने ड्रग्स देखनी है, उसी की ही आगे हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखनी है। तो सबसे पहले हम इसकी ड्रग्स डिस्कस करते हैं। मेरे पास पेज नंबर 103 है बुक का। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ओवरव्यू देखिए। मोस्ट ड्रग्स दैट अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट्स बाय ऑल्टरिंग सम स्टेप्स इन न्यूरोट्रांसमिशन प्रोसेस। ड्रग्स अफेक्टिंग द सीएनएस में एक्ट प्री साइनेप्टिकली। मैंने आपको इसका कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है, प्री साइनेप्टिक क्या होता है और पोस्ट साइनेप्टिक क्या होता है। ठीक है, और साइनेप्सिस क्या होता है। by influencing the production, storage, release, or termination of action of neurotransmitters. Other agents may activate or block postsynaptic receptors. ठीक है, ड्रग्स देखें, एंटी पार्किंसंस ड्रग्स, एमंटाडिन, एपोमोर्फिन, बेंस्ट्रोपिन, ये ड्रग हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि हमने एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कुछ देखनी है। ठीक है,
पेंस्ट्रोपिन, ब्रोमोक्रिप्टीन, कार्बिडोपा इम्पोर्टेंट ड्रग, लीवोडोपा इम्पोर्टेंट ड्रग, ठीक है, रेजेजिलिन इम्पोर्टेंट ड्रग, इसके अलावा सिलेजिलिन इम्पोर्टेंट ड्रग, ये सारी आप मार्क कर सकते हैं। अल्जाइमर वाला टॉपिक हमारी सिलेबस में इंक्लूड नहीं है तो हम उसको नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें पार्किंसनिज्म। Parkinsonism is a progressive neurological disorder of muscle movement characterized by tremors, muscular rigidity, bradykinesia, and postural and gait abnormalities। ठीक है, पार्किंसनिज्म में क्या होता है कि जो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें मूवमेंट ठीक तरह से नहीं हो रही होती, ठीक है, बॉडी की मूवमेंट अफेक्टेड होती है, ट्रिमर्स होते हैं, झटके होते हैं, बॉडी सख्त हो जाती है, मसल जो है वो रिजिड हो जाते हैं, ब्रेडिकाइनेजिया, ब्रेडिकाइनेजिया का मतलब होता है स्लोनेस ऑफ मूवमेंट या फिर स्लो मूवमेंट, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है इस डिजीज में, उसको कहते हैं कि वो पार्किंसन डिजीज है। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है, होती क्यों है, बेसिकली अननोन है, ठीक है, लेकिन जो मैकेनिज्म्स इसमें होते हैं, हो रहे होते हैं, वो हम देखते हैं। बेसिकली पार्किंसन डिजीज जो है ये जेनेटिक भी हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर से भी हो सकती है और स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। तो एटियोलॉजी में देखें, द कॉज ऑफ पार्किंसन डिजीज इज अननोन फॉर मोस्ट पेशेंट्स। द डिजीज इज कोरिलेटेड विद डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन इन द सबस्टेंशिया निग्रा विद अ कंसीक्वेंट रिडक्शन ऑफ डोपामीन एक्शन इन द कॉर्पस स्ट्रेटम parts of the basal ganglia that are involved in motor control। अब जो बेसिकली जो कोर इसका है वो ये है कि पार्किंसंस डिजीज में डोपामीन की कमी हो जाती है। डोपामीन क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है, केमिकल सिग्नलिंग है जो कि न्यूरॉन्स के थ्रू रिलीज होते हैं और हमारी जो मसल मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमारी कॉग्निशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, हमारी स्पेसिफिक मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, डोपामीन या डोपामिनर्जिक न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। अब ये जनरेट कहाँ से होते हैं, ठीक है, और रिलीज कहाँ से होते हैं, इसके अलावा क्या चीज़ होती है जो इसको इनहिबिट कर देती है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले ब्रेन के दो रीजन्स इसमें मेन है, सबस्टेंशिया निग्रा और दूसरा है न्यूस्ट्रेटियम, ठीक है। सबस्टेंशिया निग्रा वैसे जनरली बात करें तो ये मिड ब्रेन में होता है, ठीक है, एक पार्ट है जो कि मिड ब्रेन में होता है और इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स जो कि रिलीज करते हैं डोपामीन को। डोपामीन जब रिलीज होगी तो ये जाके कंट्रोल करेगी हमारी मसल की मूवमेंट को और कॉग्निशन को, ठीक है। तो सबस्टेंशिया निग्रा बेसिकली हमारे मिड ब्रेन का पार्ट है जिसमें ये न्यूरॉन्स होते हैं जो डोपामीन रिलीज करते हैं और हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, सिंपल। The substantia nigra part of extrapyramidal system is the source of dopaminergic neurons that terminate in the neostratium. Each dopaminergic neuron make thousands of synaptic contacts within the neostratium and therefore modulates the activity of a large number of cells. These dopaminergic projections from the substantia nigra fire tonically rather than in response to specific muscular movements or sensory inputs. Thus, a dopaminergic system appears to serve as tonic, sustaining influence on motor activity rather than participating in specific movements। ठीक है, नेक्स्ट देखें न्यूस्ट्रेटियम। न्यूस्ट्रेटियम बेसिकली हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। ये हमारी जो न्यूरॉन्स मिड ब्रेन से रिलीज हुए हैं जिसके थ्रू डोपामाइन रिलीज हुई है, ये इसको आगे पहुंचाता है एक किस्म का और जाके मसल के मूवमेंट करवाता है इन रिस्पॉन्स, ठीक है। नॉर्मली द न्यूस्ट्रेटियम इज कनेक्टेड टू सबस्टेंशिया निग्रा, ठीक है, ये उससे कनेक्टेड होता है। सबस्टेंशिया निग्रा हमने पढ़ा था कि वो मिड ब्रेन का पार्ट है, न्यूस्ट्रेटियम हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है, ये उससे कनेक्टेड होता है। दैट सिक्रेट द इनहिबिटरी transmitter GABA at their terminal. In turn, cell of substantia nigra send neurons back to the neostratium, secreting inhibitory transmitter dopamine at their termini.
This mutual inhibitory pathway normally maintains a degree of inhibition of both areas. In Parkinson's disease, destruction of cells in the substantia nigra results in degeneration of nerve terminal that secrete dopamine in the neostriatum. मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. Thus, the normal inhibitory influence of dopamine on cholinergic neuron in the neostriatum is significantly diminished, resulting in overproduction or a relative overactivity of acetylcholine by the stimulatory neurons. अच्छा, इसमें क्या होता है कि बेसिकली न्यूरोस्ट्रेटियम में दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं. एक इंट्रा कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं. कोलिनर्जिक एगोनिस्ट यानी कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स में कौन सा आता है, एसिटाइल कोलिन आता है, ठीक है. और दूसरा जो होते हैं वो डोपामीन के होते हैं, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स. अब एक तरफ से तो डोपामीन रिलीज हो रहा होता है, ठीक है. अगर उसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है या डोपामीन हमारे पास जो डोपामीन एक डोपामिनर्जिक न्यूरॉन हैं और दूसरे क्या हैं, कोलिनर्जिक न्यूरॉन है, ठीक है. कोलिनर्जिक में एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर आता है और जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है उसमें डोपामीन आता है. अब बेसिकली होता क्या है, ये दोनों नियोस्ट्रेटियम में ही मौजूद होते हैं. अगर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन ज़्यादा एक्टिव है या ज़्यादा स्टिमुलेटेड है तो जो ACH की एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी. हमें पता है कि ACH क्या क्या करवा रहा होता है, ठीक है. उसका आइस पे क्या अफेक्ट है, उसका ब्लड वेसल्स पे क्या अफेक्ट है, उसका BP पे क्या अफेक्ट है, उसका हार्ट रेट पे क्या अफेक्ट है, ये हमें पता है कि ACH क्या क्या करवा रहा होता है, ठीक है. सिंपैथेटिक में यूज़ होता है, पैरासिम्पैथेटिक में यूज़ होता है, एक्सेट्रा. तो अगर डोपामीन की कंसंट्रेशन या स्टिमुलेशन ज़्यादा है तो जो ACH है उसकी इनहिबिटेड होगी. लेकिन अगर ACH की ज़्यादा है तो डोपामीन की जो है वो इनहिबिटेड होगी, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, इन पार्किंसंस डिजीज डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स इन सबस्टेंशिया निग्रा रिजल्ट्स इन डीजनरेशन ऑफ नर्व टर्मिनल दैट सिक्रीट डोपामीन. पार्किंसंस डिजीज में डोपामीन की कमी हो जाती है, ठीक है. पार्किंसंस डिजीज में डीजनरेशन हो जाती है उन नर्व्स की जिन्होंने डोपामीन को रिलीज करवाना होता है, ठीक है. जब डोपामीन की कंसंट्रेशन कम होगी तो ACH की हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी या ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी. जब ACH ओवर प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, जो भी रेलिवेंट फंक्शन से हार्ट रेट वो डिक्रीज हो जाएगा, मसल मूवमेंट ख़राब हो जाएगी, ब्रेडिकाइनेजिया हो जाएगा या स्लो मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है. हार्ट की एक्टिविटी पे भी अफेक्ट करेगा. तो ये सब कुछ. तो अगर समरी में देखें तो नियोस्ट्रेटियम और सबस्टेंशिया निग्रा दोनों ब्रेन के पार्ट हैं. नियोस्ट्रेटियम फोर ब्रेन का पार्ट है, सबस्टेंशिया निग्रा मिड ब्रेन का पार्ट है. सबस्टेंशिया निग्रा जनरेट कर रहा होता है वो न्यूरॉन जिससे रिलीज होता है डोपामीन. नियोस्ट्रेटियम उनको कैच करता है और उसको आगे पहुंचाता है ताकि मसल मूवमेंट हो और कॉग्निशन की जो भी एक्टिविटी डोपामीन ने परफॉर्म करनी है वो हो, ठीक है, वो एश्योर हो. चलें नेक्स्ट देखें, सेकेंडरी पार्किंसनिज्म. Drugs such as phenothiazines and haloperidol, whose major pharmacological action is blockade of dopamine receptors in the brain, may produce Parkinson symptoms. These drugs should be used with cautious in patient with Parkinson disease. ठीक है. सेकेंडरी पार्किंसनिज्म जो होता है वो ड्रग्स की वजह से होता है. प्राइमरी में हमने फंक्शंस देख लिए, नियोस्ट्रेटियम का क्या होता है, सबस्टेंशिया निग्रा का क्या होता है, ठीक है. तो जो सेकेंडरी होता है उसमें बेसिकली जो ड्रग्स हैं उसकी वजह से जो डोपामीन की एक्टिविटी कम होती है या रिलीज नहीं हो रहा होता तो वो ड्रग्स की वजह से होता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी पार्किंसनिज्म, ठीक है. नेक्स्ट देखें, drugs used in Parkinson's disease. Many currently available drugs aim to maintain CNS dopamine level or signaling as constant as possible. अच्छा, ये चीज़ है कि जो पार्किंसंस डिजीज़ है इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, इसकी हम सिर्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है. टेम्परेरी रिलीफ है. These agents offer temporary relief from the symptoms of the disorder, but they do not arrest or reverse the neuronal degeneration caused by the disease. Levodopa and carbidopa. अच्छा, ये होते क्या हैं और इसको हम साथ में अक्सर कॉम्बिनेशन में क्यों देते हैं, ये इम्पोर्टेंट. अच्छा, इसकी रीज़न जो है वो इम्पोर्टेंट है और वो मेरा ख्याल है लास्ट एग्जाम में आई भी हुई है.
तो इसको गौर से सुने। लीवोडोपा इज अ मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन। ठीक है, जो लीवोडोपा है। अब अच्छा बच्चे देखें, हमने बेसिकली करना क्या है, हम जो पार्किंसन डिजीज है वो हुई इसी वजह से है कि जो डोपामीन है उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई है, ठीक है, बॉडी में, या सीएनएस उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहा, या न्यूरॉन्स उसको प्रोड्यूस नहीं कर रहा इनफ, तो उसकी वजह से जो डिजीज हुई है वो पार्किंसन डिजीज है। उसका हमने सारा मैकेनिज्म देख लिया कि इटियोलॉजी देख लिया कि वो किस तरह हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि जो लीवोडोपा है वो एक प्रिकर्सर है डोपामीन का, यानी कि हमें कोई ना कोई एगोनिस्ट चाहिए ना कि डोपामीन की कमी को पूरा कर सके और जो एक्टिविटीज है उसको नॉर्मलाइज कर सके। तो जो लीवोडोपा है वो मेटाबॉलिक प्रिकर्सर है डोपामीन का। इट रीस्टोर्स डोपामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन इन द न्यूरोस्ट्रेटियम बाय एनहांसिंग द सिंथेसिस ऑफ डोपामीन इन द सर्वाइविंग न्यूरॉन्स ऑफ द सब्सटेंशिया निग्रा। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये सिंथेसिस को, डोपामाइन की सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं। जब डोपामाइन की सिंथेसिस इंक्रीज हो गई तो आगे जो मसल मूवमेंट का इशू था या स्लोनेस का या ब्रेडिकाइनेजिया का इशू था वो सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा या वो टेम्परेरीली रिलीव्ड हो जाएगा। ठीक है, in early disease, the number of residual dopaminergic neurons in the substantia nigra is adequate for the conversion of levodopa to dopamine. अच्छा, हमने शुरू में देखा कि जो लीवोडोपा है ये बेसिकली एक प्रिकर्सर है डोपामीन का। अभी इसको एक्टिवेट होने के लिए या इसकी डोपामीन में कन्वर्जन के लिए कुछ ना कुछ न्यूरॉन्स चाहिए। वो न्यूरॉन्स हमारे पास मौजूद थे सब्सटेंशिया निग्रा के अंदर। ठीक है, तो पार्किंसंस में ये नहीं होता कि एकदम ही सारे के सारे डोपामीन के न्यूरॉन्स या जो न्यूरॉन्स है जो डोपामीन को सिक्रीट कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं या डेड हो जाएं। वो होते हैं, लेकिन ये डिजीज़ ही क्रोनिक है और प्रोग्रेसिव है। कि क्रोनिक का मतलब क्या है कि ये लॉन्ग टर्म है, और प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सारे के सारे जो न्यूरॉन्स हैं ये कम होने लग जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट है। अब जो डोपामीन के न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट हैं जो कि डोपामीन को सिक्रीट कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो जैसे ही ये ड्रग एंटर होती है हमारे सीएनएस में वो इस ड्रग को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देते हैं डोपामीन के अंदर जो कि उसकी कमी को पूरा कर देती हैं। ठीक है, दस इन न्यू पेशेंट दैट थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स टू लीवोडोपा इज कंसिस्टेंट। ठीक है, इसलिए जो नए नए पेशेंट्स होते हैं अभी उनमें न्यूरॉन्स जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है जो कि डोपामीन को सिक्रीट करें, तो उनमें जो है थेरेप्यूटिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कंसिस्टेंट रहते हैं। लेकिन जो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि उसमें एक वेयर ऑफ इफेक्ट आने लग जाता है। क्यों आने लग जाता है? क्योंकि जो न्यूरॉन्स थे जो कि डोपामीन को सिक्रीट कर रहे थे वो कम हो गए। ठीक है, जैसे ही वो कम होंगे तो वेयर ऑफ इफेक्ट आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली विद टाइम द नंबर ऑफ न्यूरॉन डिक्रीजेस। ठीक है, and fewer cells are capable of converting exogenous administered levodopa to dopamine. Consequently, motor control fluctuation develops. ठीक है, fluctuation का मतलब variation. Relief provided by levodopa is only symptomatic and it lasts only while the drug is present in the body. ठीक है, जैसा कि अगर हम नॉर्मल देखें डायबिटिक पेशेंट्स को तो क्या होता है कि जब तक वो इंसुलिन पे होते हैं तो वो ठीक सरवाइव कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर वो छोड़ दें, जो कि क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं, जो छोड़ दें तो उनकी जो ब्लड शुगर लेवल है वो एक्सीडिंगली हाई हो जाता है। तो इसी तरह ये भी है कि जो लीवोडोपा है ये डोपामीन का दूसरा नाम है कह लें। जब तक हम इसको कंज्यूम करते रहेंगे हमारी डोपामीन की जो कमी है, जो ठीक है, वो कंसंट्रेशन वो पूरी होती रहेगी। लेकिन जैसे ही इसको छोड़ देंगे तब वो रिलीफ खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। लीवोडोपा डोपामीन डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर BBB, but its immediate precursor levodopa is actively transported into CNS and converted to dopamine. ठीक है, अब होता क्या है कि जो लीवोडोपा है ना वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रही होती, इसीलिए इसके साथ जो लीवोडोपा है जो कार्बिडोपा है उसको देना जरूरी होता है। ठीक है, levodopa must be administered with carbidopa. Without carbidopa, most of the drug is decarboxylated to dopamine in the periphery, resulting in diminished effect, nausea, vomiting, cardiac arrhythmia and hypotension. अच्छा, होता क्या है कि
मैंने आपको बताया कि जो लीवोडोपा है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रही होती, ठीक है। अकेली ये ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रही। अब जो हमारा इशू है वो हमारा इशू रिलेटेड टू सीएनएस है। ड्रग जब तक ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी वो सीएनएस में नहीं पहुंचेगी। जब तक वो सीएनएस में नहीं पहुंचेगी तब तक वो सब्सटेंशिया निग्रा में नहीं पहुंचेगी, जो कि हमारे मिड ब्रेन का पार्ट है। जब तक वो वहां नहीं पहुंचेगी डोपामिन की जो थी कमी वो पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ज़रूरी है कि लीवोडोपा, पहले तो हमने देखा कि उसकी कन्वर्जन कैसी थी कि जो न्यूरॉन्स आ रहे थे उससे वो कन्वर्ट हो रही थी, कन्वर्ट हो गई, लेकिन वो क्रॉस तो करे उसको अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन है उसके आउटसाइड एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं एल अमाइनो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करता है, उस लीवोडोपा को खत्म कर देता है, उसका इफेक्ट खत्म कर देता है, ठीक है। तो उसका इफेक्ट खत्म कर देता है। जब तक वो सीएनएस में पहुंचती है उसका सारा इफेक्ट बाहर जाया हो जाता है, ठीक है। जब वो सीएनएस के अंदर जाती है तो वो इनफेक्टिव होती है। तो जब इनफेक्टिव होगी तो वो डोपामीन को रिलीज नहीं करवा पाएगी। जब डोपामीन को रिलीज नहीं करवा पाएगी तो वो हमारे पास डिजीज है वो रिलीव्ड नहीं होगी या पार्शली क्योर नहीं होगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इसके साथ जो ड्रग है कार्बिडोपा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये उस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है जो आउटसाइड द ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जो कि लीवोडोपा को इनफेक्टिव बना रहा था। उस वो एंजाइम अमाइनो एसिड एल अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो कि लीवोडोपा को इनफेक्टिव बना रहा था, कार्बिडोपा उस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देती है, ठीक है। जब वो ही इनहिबिट हो जाएगा तब वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगी और जो भी एफिशिएंसी है उसकी वो अंदर जाके उसको ट्रीट करेगी, ठीक है, या उसकी कमी को पूरा करेगी डोपामीन की, ठीक है। तो इसीलिए लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ ही देना चाहिए। और ये आपका लास्ट पेपर में आपके पिछले सेमेस्टर में आपके जो सीनियर्स हैं उनका क्वेश्चन भी आया हुआ था कि क्यों लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ देना चाहिए। तो आपको रीजन पता होना चाहिए कि जो लीवोडोपा है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा होता एक्टिवली, ठीक है। जब तक वो क्रॉस करता है तब तक उसकी सारी एफिशिएंसी या एक्टिविटी बाहर वो ज़ाया हो जाती है एक किस्म की, ठीक है। और वो ज़ाया कौन कर रहा होता है, एक एंजाइम जिसको कहते हैं एल अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है। अब वो जो उस एक्टिविटी को खत्म कर रहा है तो अंदर जाके कोई उसकी ब्रेन के अंदर एक्टिविटी नहीं होगी, ना सब्सटेंशिया निग्रा के अंदर एक्टिविटी होगी। तो कार्बिडोपा को हम इसीलिए देते हैं कि जो एंजाइम उसको खत्म कर रहा था वो उसी को इनहिबिट कर देता है, ताकि लीवोडोपा अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके, जहां उसका रेलिवेंट पार्ट है सब्सटेंशिया निग्रा वहां जाके, ठीक है। तो ये रीजन है कि हम इसको कम्बिनेशन में देते हैं। Carbidopa dopamine decarboxylase inhibitor diminish the metabolism of levodopa in the periphery, thereby increasing the availability of levodopa to the CNS. The addition of carbidopa lowers the dose of levodopa needed by 4 to 5 fold and consequently decrease the severity of adverse effects arising from peripheral formed dopamine. ठीक है, इन सबको मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए थेरेप्यूटिकल यूजेस। Levodopa in combination with carbidopa is an efficacious drug regimen for the treatment of Parkinson's disease. It decreases rigidity, tremors, and other symptoms in Parkinsonism. In approximately two-thirds of the patient with Parkinson's disease, levodopa carbidopa substantially reduce the severity of symptoms for the first few years of treatment. Patient typically experience a decline in response during the third to fifth year of therapy. ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि fear of effect क्यों आता है या decline in response of therapy क्यों होता है। Withdrawal from the drug must be gradual, कि उसको जब छोड़ें तो अचानक से ना छोड़ें, उसको ग्रेजुअली हम विदड्रॉ करें। Absorption and metabolism. The drug is absorbed rapidly from small intestine when empty of food. Levodopa has an extremely short half-life of 1 to 2 hours, which causes fluctuation in plasma concentration. This may produce fluctuation in motor response, which generally correlate with the plasma concentration of levodopa, or perhaps
गिव राइज टू दी मोर ट्रबलसम ऑन एंड ऑफ फिनोमिना। फ्लक्चुएशन का मतलब ही ऑन एंड ऑफ होता है या वेरिएशन होता है, in which the motor fluctuation are not related to plasma levels in the simple way। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 10 levodopa should be taken on an empty stomach typically 30 minutes before a meal। एडवर्स इफेक्ट्स देखें, पेरिफेरल इफेक्ट्स, एनोरेक्सिया, nausea, vomiting occur because of stimulation of chemoreceptor trigger zone। आपको CTZ का पता है, हम उसमें पढ़ के आ चुके हैं, CTZ एंटी एमेटिक्स वाले चैप्टर्स में। ठीक है, एनोरेक्सिया क्या होता है, जिसमें हम भूख नहीं लगती। ठीक है, नोजिया वोमिटिंग आपको पता है, टेकीकार्डिया यानी कि हार्ट रेट का इंक्रीज होना, एंड वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल होती है जो प्री मेच्योर हार्ट बीट्स होती हैं। ठीक है, जब नॉर्मल रिदम में हार्ट बीट कर रही है उससे पहले ही हार्ट बीट हो जाए तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सिस्टोल, वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल, रिजल्ट फ्रॉम डोपामिनर्जिक एक्शन ऑन द हार्ट। Hypertension may also develop adrenergic action on the iris cause mydriasis। mydriasis का आपको पता होना चाहिए, mydriasis क्या होता है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल। इन सम इंडिविजुअल्स ब्लड डिस्क्रेसिस होते हैं, ब्लड डिसऑर्डर्स में मुख्तलिफ तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि अनीमिया ब्लड से रिलेटेड, बोन मैरो सप्रेशन, ठीक है, thrombocytopenia etc, and a positive reaction to the Coombs test are seen। Coombs टेस्ट होता है जो कि हम करते हैं कि ये देखने के लिए कि हमारी जो बॉडी की एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम पे तो नहीं अटैक कर रही, हमें खुद पे तो नहीं अटैक कर रही। ठीक है, सलाइवा एंड यूरिन में टर्न ब्राउनिश कलर बिकॉज ऑफ मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केटिकोलामिन ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट बस आप इसमें देख लें कि ड्रग इंटरेक्शन बेसिकली विटामिन B6 के साथ करती है। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज कर देती है पेरिफेरल ब्रेकडाउन को लीवोडोपा की, और इसके अलावा मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ करती है। ठीक है, बस आप बेसिकली इसमें ये चीज़ें देख लें कि किस किस ड्रग के साथ इंटरेक्शन करती है। बाकी इन ड्रग्स के आपने नाम करनी है, सेलेजिलिन, ट्रासेजिलिन। ठीक है, चलिए मेरा ख्याल है इनफ है और हमारा टॉपिक भी क्लियर है। तो अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आप अपनी गर्ल्स अपनी GR को टेक्स्ट कर दें, बॉयज़ अपने CR को टेक्स्ट कर दें और वो मुझे फॉरवर्ड कर दें एज इट इज़। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसको क्लियर करने की। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।